बारिश में भीगती अनाथ बहनों की टूटी छत। निहारिका, जाओ, जितनी भी बाल्टी रखी हुई है सब ले आओ और एक एक करके जहाँ जहाँ हमारी टूटी छत से बारिश का पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ उसे लगाना शुरू करो। ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ। पांचों बहन मिलकर अपनी टूटी छत से टपकती बारिश के पानी के नीचे बाल्टियां लगा देती है। बारिश की रफ्तार तेज ही होती जा रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारी टूटी छत पूरी तरीके से इस बारिश के झोंके में टूट ना जाए। वैसे तो बारिश की बूंदों से हमारी बाल्टियां भर गई हैं। चलो मिलकर इस पानी को बाहर फेंक देते हैं। हाँ ठीक है, चलो फेंक देते हैं। दीदी, हम लोग भी मिलकर पानी बाहर फेंक देते हैं। नहीं, तुमसे थोड़ी ना उठेगी इतनी भारी बाल्टी, तुम छोड़ो इसे। नहीं दीदी, हम तीनों मिलकर भारी बाल्टी का पानी उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसी तरह अब शिवानी और तुलसी के साथ उसकी छोटी तीनों बहनें भी मिलकर बाल्टी का पानी बाहर फेंकती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे बारिश थम जाती है। दीदी दीदी, भूख से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो ना दीदी। रुको, मैं लाती हूँ कुछ बनाकर। शिवानी रसोई के पास आती है और अलमारी में रखे सभी डिब्बों को खोलकर देखने लगती है। हे भगवान, सभी डिब्बे खाली हैं। अब मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को क्या खिलाऊं? थोड़ा सा आटा रखा भी हुआ तो डिब्बे का ढक्कन ढीला होने के कारण हमारी टूटी छत से टपकते बारिश के पानी से वो आटा भी खराब हो गया। तभी रसोई के बाहर खड़ी चारों बहन शिवानी को ऐसे परेशान देखकर, दीदी दीदी रहने दो, मुझे भूख नहीं लगी, मैं खाना बाद में खा लूंगी, आप परेशान मत हो। शिवानी और तुलसी की छोटी बहन भी समय से पहले समझदार होती जा रही थी। अपने घर के हालातों को देखकर अब भूख से बेचैन पांचों अनाथ बहनें अपनी स्वर्गीय माँ को याद करती हैं। माँ, तुम हम पांचों बहनों को छोड़कर क्यों चली गई? हम पांच अनाथ बहनों का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में था ही कौन? अब तो मुझे तुम्हारे बिना अपनी ये टूटी छत भी सुहाती नहीं है। दीदी दीदी, माँ होती तो वो कहीं ना कहीं से हम लोगों का पेट भर ही देती। तुम चिंता क्यों करती हो मीरा? मैं हूं ना, मैं भरूंगी तुम सबका पेट। बस कुछ दिन रुको, फिर मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगी। अगले दिन सुबह, तुलसी, तुम तीनों छोटी बहन के साथ घर में रहकर उन्हें संभालो, मैं जा रही हूँ काम की तलाश में। ठीक है, आप जाइए। अब कड़ी धूप में शिवानी कई जगह काम की तलाश करती है। एजुकेशन नहीं है आपके पास और हमारे काम में एजुकेशन की बहुत जरूरत है, आप कहीं और अप्लाई कर लीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद, मैं कहीं और पता करती हूँ। जगह जगह भटकने के बाद शिवानी एक सरकारी दफ्तर पहुंचती है, जहां उसे सड़क पर झाड़ू लगाने का काम मिल जाता है। सुबह 6 से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक तुम्हें सड़क पर झाड़ू लगाना है और उसके बाद तुम्हें रोज की दिहाड़ी मिल जाया करेगी। धन्यवाद, ये काम देकर आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है मालिक। अब शाम को शिवानी घर लौट रही होती है कि तभी तेज तेज आंधी तूफान और बारिश आनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश क्यों इतनी तेज पड़ रही है? घर पर मेरी चारों बहन अकेली हैं, ऊपर से हमारी टूटी छत भी टपकनी शुरू हो गई होगी। बारिश की रफ्तार तो बढ़ती ही जा रही है, मैं भी पूरे तरीके से गीली हो चुकी हूँ। शिवानी बारिश में भीगती हुई जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है, जहाँ टूटे छत की वजह से घर में पूरा पानी भर चुका होता है और छोटी बहन बारिश में पूरी तरह से गीली होने की वजह से ठंड से कांप रही होती है। दीदी दीदी, आप आ गई। देखिए ना, निहारिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जगह जगह से टूटी छत से बारिश का पानी और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण निहारिका के शरीर को ठंड ने जकड़ लिया है। मुझे डर है कहीं इसे निमोनिया न हो जाए। इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। मोहिनी, तुम अपनी छोटी बहनों के साथ बैठो। तुलसी, मीरा, ये देखो, मैं अपने साथ एक पन्नी का बहुत बड़ा तिरपाल लाई हूँ। चलो, इससे हम अपनी टूटी छत को चारों तरफ से ढक लेते हैं। उसके बाद निहारिका के सर की ठंडी पट्टी भी करनी है। अब जैसे तैसे करके अपने नाजुक हाथों से तीनों बहन अपनी टूटी छत पर चारों तरफ से पन्नी लगाती हैं। चलो, हमारे इस टूटी छत पर पन्नी तो लग गया। अब निहारिका के शरीर को सुखाकर उसके कपड़े बदलकर उसके माथे की ठंडी पट्टी कर देते हैं। अब तुलसी अपनी छोटी बहन के कपड़ों को बदलकर उसके अंदर को उसके शरीर को अच्छे से सुखाकर उसके माथे की ठंडी पट्टी करती है। अब धीरे धीरे निहारिका के शरीर का तापमान निर्धारित हो रहा है। चलो, बारिश थम गई है, हम भी आराम कर लेते हैं। पांचों अनाथ बहनें जमीन पर रात की नींद लेनी शुरू करती हैं कि तभी अचानक बाहर आसमान में चारों तरफ काले बादल घिर जाते हैं। तेज तेज बिजलियां कड़कते हुए बारिश आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद बारिश के तेज तेज झोंकों से पांचों अनाथ बहनों का टूटे छत पर लगाया वह पन्नी का तिरपाल आसमान में उड़ जाता है और बारिश की बूंदें झमझम घर में टपकने लगती हैं। बड़ी दीदी, बारिश का पानी टपक रहा है छत से। हाँ, तुलसी, जल्दी उठो, देखो हमारा लगाया वो पन्नी का तिरपाल बारिश के झोंके से टूटकर आसमान में उड़ चुका है। अरे, बारिश के झोंके से तो हमारी छत का आधा भाग पूरी तरह से टूट गया है। हाजू हाजू,
दीदी। निहारिका तुम ठीक तो हो? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, बस हल्की हल्की ठंड लग रही है। बारिश की रफ्तार तेज है, इसे रुकने में वक्त लगेगा और कभी बारिश कभी आंधी कभी गर्मी जैसे बदलते मौसम के कारण निहारिका को भी तेज बुखार और जुकाम हो रहा है। शिवानी, तुम्हारे लाए हुए पन्नी में से थोड़ी सी पन्नी बच गई थी, चलो हम पांचों बहनें उसे ओढ़कर अपने टूटे छत की सूखी सतह पर बैठते हैं। अब पांचों अनाथ बहनें अपनी टूटी छत के नीचे पन्नी से खुद को ढककर बैठ जाती हैं। सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे उन 5 अनाथ बहनों की सुबह हो जाती है। तुलसी, मैं काम पर जा रही, तुम सबका ध्यान रखना। मैं आते वक्त खाने का सामान और निहारिका की दवाई लेते हुए आऊंगी। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ। शिवानी अपने काम पर आकर सड़क पर झाड़ू लगाने लगती है। शिवानी कड़ी धूप में झाड़ू लगा रही थी और सुबह 6 बजे से शाम के 4 बज गए थे। धीरे धीरे आसमान में मौसम खराब होता जा रहा था। तेज तेज आंधी आनी शुरू हो गई थी। ये भगवान, मौसम तो फिर बिगड़ता जा रहा है। अब देखते ही देखते आंधी के साथ साथ तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। रिद्धिमा, इस बेचारी की भी क्या मजबूरी रही होगी ना, जो वह इतनी आंधी तूफान में भी सड़क पर बारिश में भीगती हुई झाड़ू लगा रही है। हाँ, मुझे तो बेचारी पर बहुत दया आ रही है। अब इसी तरह शिवानी बारिश में भीगती हुई आंधी तूफान में झाड़ू लगा रही होती कि तभी उसके सामने से एक कुत्ता गुजरता है और उसके ऊपर एक विशाल पेड़ आंधी से टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है। कुत्ता दर्द से करहाने लगता है। हे भगवान, ये क्या, इस बेजुबान के शरीर पर तो बहुत सारे जख्म आ चुके हैं। मुझे इसे लेकर अपने घर जाना होगा फौरन। दूसरी तरफ उस कुत्ते की मालकिन, हे भगवान, मेरा जिमी कहाँ चला गया? 1 हफ्ते से लापता है और आज तो बाहर का मौसम भी इतना खराब हो रहा है। कहाँ चले गए जिमी तुम मुझे छोड़ के, ये जानते हुए कि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं अपने सारे दुख सुख तुमसे ही बांटती थी। कहाँ हो जिमी? वापस लौट आओ ना। तुलसी, ये लो, ये दवाइयाँ तुम निहारिका को खिला दो। दीदी ये डॉगी किसका है? इसके शरीर पर तो चोट आई हुई है। हाँ, मुझे इसके शरीर पर मलहम भी लगाना है। जब तक बाल्टी में छत से टपकता बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है तब तक मैं इसके शरीर पर मलहम लगा देती हूँ। अब टूटे छत से टपकते पानी के बीचों बीच बैठकर शिवानी उस जख्मी कुत्ते के शरीर पर मलहम लगाती है। थोड़ी देर बाद, चलो अब इस बाल्टी के पानी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। पांचों बहन मिलकर बारिश के पानी को बाहर फेंक रही होती हैं कि तभी वह जख्मी कुत्ता अपने मुंह से भरी बाल्टी को उठाकर बाहर आते हुए, दीदी देखो डॉगी क्या कर रहा है। किसी ने सही कहा है, कुत्ते इंसानों से भी ज्यादा वफादार होते। देखो, हमने इसके जख्मों पर मरहम क्या लगाया, ये भी हमारी तकलीफों में हमारा साथ देने लगा। लौट आओ मेरे जिमी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब कई दिनों तक अनाथ पांचों बहनें अपनी टूटी छत के सहारे उस जख्मी कुत्ते की देखभाल करती हैं और कुत्ता ठीक हो जाता है। अब ये जख्मी कुत्ता पूरे तरीके से ठीक हो चुका है। अब हमें इसे इसके मालिक के हवाले कर देना चाहिए। पर इसका मालिक है कौन? हम तो जानते ही नहीं है। मोहिनी के ऐसा कहते ही कुत्ता शिवानी के दुपट्टे को पकड़कर तेज तेज भौंकने लगता है। शिवानी, ये कुत्ता अचानक से इतनी तेज क्यों भौंक रहा है? मुझे लगता है शायद ये हमें कुछ बताना चाहता है। देखो, ये तुम्हारे दुपट्टे को उस तरफ खींच रहा है। शायद ये हमें उस तरफ चलने को कहता है। अब कुत्ते के इशारों पर चलते चलते पांचों अनाथ बहनें एक आलीशान घर के बाहर आ जाती हैं, जहां अंबिका अपने कुत्ते को देखकर, जिमी, मेरा जिमी तो आ गया। मैं कब से तेरी राह ताक रही थी। तुम लोग, क्या मेरा जिमी तुम्हारे पास था? अब शिवानी बताती है कि उन्हें उनका कुत्ता कैसे जख्मी हालत में मिला और कैसे उन्होंने उसकी देखभाल की। मैं तुम पांचों अनाथ बहनों की आर्थिक स्थिति और निजी जिंदगी के बारे में गांव के लोगों से बहुत कुछ जान चुकी हूँ और इतनी परेशानियों के बाद भी तुमने मेरे जिमी की सहायता की। मेरे लिए तो तुम पांचों किसी फरिश्ता से कम नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में जिमी के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसीलिए आज से तुम पांचों अनाथ बहनें मेरे इस आलीशान घर में मेरे साथ रहोगी। अंबिका के इस बहुत बड़े मदद से पांचों अनाथ बहनों के सर पर एक मजबूत छत आ जाती है, जहाँ वह खुशहाली भरी जिंदगी बिताने लगती हैं। आज तो काफी सस्ते दामों में आम मिल गए। आंचल कब से घर का बना हुआ मैंगो शेक पीने के लिए कह रही थी। जल्दी से तमन्ना के हाथ हो, उसके लिए मैंगो शेक बनवा देती हूँ। लेकिन ये तमन्ना की बच्ची है कहाँ? अरे ओ तमन्ना, कहाँ मर गई? मनोरमा तमन्ना को ढूंढते हुए रसोई में जाती है, जहाँ तमन्ना बर्तन धो रही होती है। कानों के अंदर क्या रुई डाल रखी है जो तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? ये ले आम लेकर आई हूँ, जल्दी से इनका मैंगो शेक बनाकर आंचल को दिया, और खबरदार एक आम भी खाया तो तूने। जी माँ। तमन्ना जल्दी से आम काटती है और मनोरमा आंचल के लिए मैंगो शेक बनाकर कमरे में लेकर आती है। बेटा, मैंगो शेक पी ले। मुझे नहीं पीना, सबसे पहले आप मेरे कमरे में एसी लगवाइए। कब से कह रही हूँ आपको एसी लगवाने के लिए।
बेटा कितनी बार कहा है तुझे कि तेरी शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ रही हूँ। अब एसी ले आऊंगी तो कल को तेरी शादी कैसे होगी? आप झूठी हो, ना तो मेरी शादी हो रही है और ना ही कमरे में एसी आ रहा है। आंचल, तुम किस तरह से माँ से बात कर रही हो? तू कौन होती है मेरी बेटी को कुछ बोलने वाली? मेरी बेटी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? जितनी तेरी औकात है उसी औकात में रहकर बात कर, समझी? भूल गई कि तू सौतेली है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा। मनोरमा के मुंह से सौतेला शब्द सुन तमन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रसोई में आकर रोने लगती है। तमन्ना मनोरमा की सौतेली बेटी थी, इसलिए वो उसे नापसंद करती थी। समय यूं ही गुजरता है और आज पंडित जी एक रिश्ता लेकर आते हैं। अरे बहन जी, बस हाँ कर दीजिए, आप तो बस हाँ कर दीजिए। बहुत अच्छे लोग हैं वो, आपकी बेटी वहाँ राज करेगी। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, मालिनी जी अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करवाना चाहती हैं, इसलिए आप आंचल के साथ साथ तमन्ना का भी रिश्ता कर दीजिए। पंडित जी, आप जानते हैं ना कि वो मेरी सौतेली बेटी है। अरे तो क्या हुआ बहन जी, शादी तो आपको तमन्ना बिटिया की भी तो करनी है, तो साथ ही क्यों नहीं? अब एक के चक्कर में क्यों इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दे रही हैं? मनोरमा पंडित जी की बात मान लेती है। कुछ ही वक्त में सौतेली बहनों की शादी एक ही ससुराल में होती है। दोनों का ससुराल 2 मंजिल का बना होता है। आंचल का पति काफी बड़ी कंपनी में काम करता था, इसीलिए वो अपने कमरे में एसी लगवा लेता है और अपने कमरे को भी अच्छा बनवाता है। पहली मंजिल पर मालिनी और दूसरी मंजिल पर अब आंचल और अर्जुन थे, इसीलिए तमन्ना को सीधा छत पर जाना पड़ता है। अर्जुन काफी छोटी मोटी नौकरी करता था, इसीलिए आज तक वो अपना कमरा नहीं बनवा पाया और छत पर भी गर्मी में ही रहता था। मुझे माफ कर देना, भैया की तरह मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं करता, वरना मैं भी एक बड़ा सा कमरा बनवाता और उसमें एसी जरूर लगवाता। आपने मेरे लिए इतना सोचा, वही मेरे लिए काफी है। आप परेशान मत होइए। शादी के बाद दिन भर आंचल एसी चलाकर बस पूरा दिन कमरे में आराम करती, तो वहीं गर्मी में छत पर ही रह रही तमन्ना घर के सारे काम को संभालती। समय गुजरता है और शादी को 1 महीना हो जाता है। मालिनी 1 महीने के लिए गांव जाने वाली थी, इसलिए वो कॉल करके 1 महीने के लिए मनोरमा को अपने घर बुला लेती है, जिससे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग रहे और साथ ही उसकी दोनों बहू का भी दिल लगा रहे। माँ, आप आ गई, कितने समय के बाद आपको देख रही हूँ। मैं आपके लिए जल्दी से ठंडा ठंडा शरबत बना कर लाती हूँ। तो क्यों इतनी खुश हो रही है? मैं तुझसे मिलने नहीं बल्कि अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, समझी? आंचल अपनी माँ को अपने एसी वाले कमरे में ले जाती है। वहीं तमन्ना को काफी दुख होता है। आंचल बिटिया, अब तो तू काफी खुश होगी ना, तेरे कमरे में एसी जो लग गया। मैं काफी खुश हूँ, मैं तो बस अब पूरा दिन एसी की ठंडी हवा में आराम करती हूँ। काफी समय के बाद अपनी माँ से मिलने पर भी आंचल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना फोन चलाने में ही लगी रहती है। तो वहीं मनोरमा चुपचाप कमरे में बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद तमन्ना खाने के लिए बुलाने आती है। तमन्ना, कमरे में ही खाना लिया, बाहर हॉल में तो काफी गर्मी हो रही है, मैं तो एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खाऊंगी। खाना खाना है तो बाहर ही खाना माँ, ये मेरा कमरा है, डाइनिंग हॉल थोड़ी ना है, कहीं बेड पर खाना गिर गया तो। अपनी बेटी का जवाब सुन मनोरमा को थोड़ा बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद जब रात में मनोरमा की सोने की बारी आती है, दूसरे कमरे में तो उमा सो रही है, क्या मैं तेरे कमरे में सो जाऊं? पहले तो कभी आपको एसी में रहने की आदत नहीं थी। मेरे कमरे में एसी लगा, देख सुबह से आप मेरे कमरे में ही हैं। आप मेरे कमरे में कैसे सो सकती हैं? आप दूसरे कमरे में सो जाइए, मैं कूलर चलवा देती हूँ। आंचल को इस तरह मनोरमा के साथ बर्ताव करता देख तमन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे ही डांट पड़ जाएगी। मनोरमा कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन मनोरमा जब सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती है तो देखती है कि तमन्ना चिलचिलाती धूप में अपने कमरे के बाहर चूल्हे पर खाना बना रही है। बाप रे बाप, तू इतनी धूप में छत पर खाना कैसे बना रही है? तुझे गर्मी नहीं लगती है क्या? माँ, आप मुझे आवाज दे लेती, मैं ही नीचे आ जाती। अब आप आ गई हैं तो चलिए कमरे में बैठिए, वरना धूप में खड़े खड़े आपका सर दर्द होने लगेगा। तमन्ना मनोरमा को कमरे के अंदर लेकर जाती है और जल्दी से उसके लिए नींबू पानी बनाती है। तमन्ना का कमरा छत पर होने की वजह से आग की भट्टी की तरह भभक रहा था। यहाँ तो कितनी ज्यादा गर्मी है और यहाँ पंखा भी गर्म हवा ही खींच रहा है, तो यहाँ कैसे रहती है? बस माँ, अब आदत सी हो गई है, आप नींबू पानी पी लीजिए, मैं तब तक काम कर लेती हूँ। तमन्ना के शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। चिलचिलाती धूप में काम करते करते तमन्ना को गर्मी से खुजली होने लगती है, जिससे तमन्ना के शरीर पर दाने निकल आते हैं। इस हालत में भी तमन्ना को काम करता देख मनोरमा को काफी अजीब लगता है और अब वो अपनी एसी वाली बेटी के कमरे में आ जाती है। अरे आंचल बेटा, तो क्या पूरा दिन कुछ काम नहीं करती? जब वो है भला, मुझे काम करने की क्या ही जरूरत है? बेटा, तू भी इस घर की बहू है। माँ, मुझे ताने देना मत शुरू करो, चुपचाप से बैठना है तो बैठो या दूसरे कमरे में जाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मनोरमा अपनी एसी वाली बेटी के कमरे में ही बैठी होती है।
बड़ी ठंड लग रही है मुझे बेटा, थोड़ा अपना एसी बंद कर दे, सुबह से एसी चल रहा है। यही तो हाल होता है आप जैसे लोगों का, एसी में रहने की आदत नहीं होती, इसलिए जरा सा एसी चलाने पर ठंड लग जाती है। अगर एसी बंद कर दूंगी तो मुझे गर्मी लगने लगेगी। आप एक काम करिए, बाहर चली जाइए। बेचारी मनोरमा बाहर अकेले हॉल में बैठी होती है, तभी उसे तमन्ना का ख्याल आता है और वो छत पर तमन्ना के पास जाती है। अपनी माँ को देख, अरे माँ आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, बस थोड़ी देर ऊपर आने का मन करा तो आ गई। अच्छा हुआ, वैसे भी मैं अकेले ही बैठी थी, पंखा तो काफी गर्म हवा दे रहा है, काम करती हूँ मैं आपको हाथ पंखे से हवा कर देती हूँ। तमन्ना खुद गर्मी में परेशान होते हुए भी अपनी माँ को हाथ पंखे से हवा करने लगती है और अपनी माँ से ढेर सारी बातें करती है, जिससे मनोरमा को भी काफी अच्छा लगता है। लगता है आंचल नहाने के लिए गई है, काम करती हूँ मैं ही एसी चला लेती हूँ। मनोरमा एसी चलाकर बैठ जाती है कि तभी आंचल बाथरूम से बाहर निकलती है। आपने बिना मुझसे पूछे एसी कैसे चलाया? अगर एसी खराब हो जाता तो? बेटा मैंने तुझे कई बार एसी चलाते हुए देखा और मुझे गर्मी भी लग रही थी, इसलिए चला लिया। आपका तो कुछ समझ ही नहीं आता है, कभी आपको गर्मी लगती है, कभी आपको सर्दी लगती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। आंचल को यूं मनोरमा के साथ बर्ताव करता देख तमन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज गलती से मनोरमा के हाथ से एसी का रिमोट नीचे गिर जाता है, जिसे देख, माँ आप अंधी हो क्या? रिमोट नीचे गिरा दिया? अगर रिमोट खराब हो जाता तो जानती हो कितना नुकसान होता। आज के बाद मेरे कमरे से दूर ही रहना। मनोरमा कमरे से बाहर आ जाती है और सीधा अपनी छत वाली बेटी के कमरे में जाती है। तमन्ना जहां अब गर्मी में एक हाथ से अपनी माँ को हवा करती है तो दूसरी हाथ से पैर दबाती है। आपके पैरों का दर्द कैसा है? शादी से पहले तो मैं रोज आपके पैरों की मालिश करती थी, अब तो पहले से काफी सही होगा ना? आप जब तक यहाँ हो मैं रोज आपका इसी तरह ख्याल रखूंगी। अब मनोरमा आधे से ज्यादा समय अपनी छत वाली बेटी के साथ ही रहती है और शाम होने पर ही नीचे आती, जिसे देख आंचल आ गई अपनी सौतेली बेटी के कमरे से। जरूर उसने कोई पट्टी पढ़ाई होगी आपको, जब तो पूरा दिन मेरा एसी वाला कमरा छोड़कर गर्मी में छत वाले कमरे में पड़ी रहती हो। बस बहुत हुआ, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझे सर पर चढ़ा दिया। तमन्ना भले ही मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन आज तक उसने मुझे हमेशा सगी माँ की तरह ही प्यार किया। यहाँ आकर मुझे तुम दोनों के बीच का असल फर्क समझ आया। आज के बाद तू तमन्ना के साथ घर के सारे काम करेगी, वरना मैं खुद तेरी सास से तेरी शिकायत करूंगी कि तू घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और पूरा दिन बस एसी में आराम करती है। तू जानती है कि तेरी सास कितनी गुस्से वाली है? पहली बार अपनी माँ का इतना गुस्सा देखा आंचल ने, वो काफी डर जाती है। तो वहीं अगले दिन अब मनोरमा छत पर तमन्ने के कमरे में एसी लगवाती है, जिसे देख, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एसी शायद आपने पेंशन के पैसों से लगवाया है ना? क्या जरूरत थी माँ मेरे कमरे में एसी लगवाने की? मैं रह तो रही थी आराम से। मैं जानती हूँ बेटा कि तुझे कितनी परेशानी होती थी, तू झूठ मत बोल। और भगवान की कृपा से पैसे हैं मेरे पास, अच्छे से मैं अपना गुजारा चला लूंगी। बस मैं तुझे अब और परेशानी में नहीं देख सकती। पहली बार अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर तमन्ना की तो आंखें ही भर आती हैं और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। कुछ दिनों में मालिनी भी गांव से वापस आ जाती है। वहीं अब आंचल अपनी माँ के डर से घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है। तो वहीं अब छत पर भी तमन्ना एसी की ठंडी हवा में आराम से रहती है।